Hello students, so you have completed your unit test 1 science. Chapter was states of matter. Okay, now let's discuss the solution part of the paper. देखो 1 to 6 क्वेश्चन 1 मार्क के थे जिनमें फिल इन द ब्लैंक्स थे, है ना, और कुछ ऑर्डर लिखने के थे यहाँ पर, वो डिस्कस करते हैं. उसके बाद 7 मैंने जो बोर्ड पे लिखा उस पर फोकस मत करना, मैं सारा ओरल आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, है ना. तो फिर उसके बाद देखिए 7 जो है 7, 8, 9 वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे. आप अपना पेपर अपने साथ रखिएगा. फिर उसके बाद 7, 8, 9 2 मार्क्स के हो गए. फिर 10, 11, 12 3 मार्क्स के थे और एक क्वेश्चन जो है 13 वो 4 मार्क्स का था. नाउ लेट मी टेल यू द आंसर्स एंड व्हाट विल बी द पैटर्न ऑफ द राइटिंग दिस यूनिट टेस्ट, है ना. आपको कैसे लिखना था, अभी आपने लिख दिया, दैट इज फाइन, लेकिन अब आपको कैसे लिखना था ये पेपर, और जब आपको मार्क्स आएंगे तो अब भी आपको और आइडिया आ जाएगा कि हम बोर्ड के पेपर कैसे लिखते हैं. ओके, सो आंसर इज क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन. मेथड ऑलरेडी दिया हुआ था, आपने देखा मेथड उसमें दिया था कि अगर 23 कोई भी डिग्री सेल्सियस है, फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273. अगर ऐसा कर देते हैं तो जो टेम्परेचर होता है वो केल्विन में आ जाता है ना. मेथड दिया हुआ था, कुछ नहीं था, आपको डिग्री सेल्सियस में आपको फाइंड करना था. तो हम क्या कर देंगे, जो दिया हुआ है, क्या दिया आपको क्वेश्चन क्या था, 398 को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है. तो हम क्या कर देंगे, उसमें से 273 माइनस कर देंगे तो 120 डिग्री सेल्सियस. एक ही, बहुत नियरेस्ट आंसर भी नहीं थे, है ना. क्लियर है. सो मेथड इज ऑलरेडी गिवन इन द सॉल्यूशन पार्ट, उसमें हिंट जैसा ही दिया हुआ था, ऐड करके बताया हुआ था. तो अगर केल्विन जो है वो डिग्री सेल्सियस में प्लस करने से आता है, तो है ना, डिग्री सेल्सियस कैसे आएगा, केल्विन को उसमें से माइनस कर दो. तो हम जो 398 है उसमें से 273 माइनस कर देंगे तो 125 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा. ओके, वेरी इजी इट इज. नाउ द ऐसा यूनिट ऑफ मास और वेट का यूनिट जो होता है वो सेम ही होता है. ऐसा ही मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है यूनिट क्या होता है, किलोग्राम्स, क्योंकि हम जनरली जो वेट या मास होता है उसको किलोग्राम में मेजर करते हैं. सो द आंसर इज किलोग्राम. ओके, नाउ जब मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर आपको एक्सप्लेन किया था तो मैंने डेंसिटी पे बहुत फोकस किया था. मैंने आपको बताया था डेंसिटी और डायग्राम के साथ बताया था, और सेम डायग्राम क्वेश्चन में भी आया है ना. एक क्वेश्चन भी ऐसा है, कौन सा क्वेश्चन है वो मैं आपको बताती हूँ. क्वेश्चन नंबर 7 वो डेंसिटी का ही क्वेश्चन है. आप देखो एक पर यूनिट एरिया में जितने एटम ज़्यादा होते हैं वो सॉलिड होता है, फिर कम होते हैं लिक्विड, और पर यूनिट एरिया में बहुत कम एटम्स है या पार्टिकल प्रेजेंट है तो वो गैस होता है, क्योंकि वहाँ पर पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से लेस अट्रैक्टिव फोर्सेस से बाउंड होते हैं, बहुत कम होते हैं, फ्रीली मूविंग होते हैं, है ना. तो यहाँ पर हमको कुछ कंपोनेंट दिए हुए थे जिनको हमको डेंसिटी के ऑर्डर में अरेंज करना था. अब एक तो ऑर्डर होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है. तो पहले इसमें देखो कोई सॉलिड तो नहीं है, कोई भी नहीं था हमारे पास. यहाँ पर दिया हुआ है एक तो स्मोक्ड चिमनी, स्मोक ऑफ चिमनी, है ना, फिर एयर, हनी एंड वाटर. ना लिक्विड है और दो जो है वो गैसियस टाइप है. दोनों लिक्विड में आप सोच के देखो, हनी में एक यूनिट एरिया में पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे कि वाटर में, ऑब्वियसली हनी में, क्योंकि हनी ज़्यादा विस्कस होता है. सॉल्यूशन में सॉल्यूशन की जो डेंसिटी होती है उसको विस्कोसिटी कहते हैं. अगर गाढ़ा सॉल्यूशन है तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है ना, और कम है मतलब डाइल्यूटेड जैसा है तो उसकी विस्कोसिटी कम है. तो हनी जो है उसको एक स्पूनफुल ऑफ हनी लो, एक स्पूनफुल वाटर लो, तो कौन से पार्टिकल ज़्यादा होंगे, हनी के पार्टिकल. तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर हनी आएगा, फिर हनी के बाद वाटर आएगा, दोनों लिक्विड हो गए. अब बचते हैं स्मोक और एयर. स्मोक में सॉलिड पार्टिकल्स का अमाउंट ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सिंपल एयर. एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस, हम जानते हैं ना, वाटर पार्टिकल भी हो या डस्ट भी हो, लेकिन स्मोक जितने नहीं. स्मोक में डस्ट पार्टिकल का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है और वो सॉलिड होते हैं, इसलिए उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी. और उसके बाद आएगा एयर, है ना. पहले फॉलो करना है सॉलिड, लिक्विड, एयर को. फिर लिक्विड के टाइप्स मैंने आपको बताया, जो ज़्यादा विस्कस होंगे, है ना, उनका डेंसिटी ज़्यादा होगा, और जो
डाइल्यूट होंगे उनकी डेंसिटी कम होगी। तो फिर लिक्विड और गैसेस में भी ऐसे ही कंपेयर करेंगे कि अगर गैसेस में सॉलिड पार्टिकल ज़्यादा हैं तो वहाँ पर उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। सो दिस इज द ऑर्डर: हनी, वाटर, स्मोक ऑफ चिमनी एंड एयर। देन फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना। यहाँ पर तो कुछ भी डिटेल नहीं लिखती है। डीएनए आपको सिर्फ ऐसे लिखना होता है, फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, कुछ और डिटेल नहीं। नाउ एक क्वेश्चन है कि इज इट फॉल्स और ट्रू, तो द स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो आपको उसको ट्रू लिखना पड़ेगा। वहां पर इसमें लिखा हुआ है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इफ इट इज फॉल्स, है ना। तो आपको उसमें करेक्ट करना है उसको। सबसे पहले तो गोल्जी बॉडीज आर नॉट सुसाइडल बैग्स, लाइसोसोम्स आर सुसाइडल बैग्स। तो आप क्या लिखोगे? द सेंटेंस इज फॉल्स, सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल्स आर लाइसोसोम, या गोल्जी बॉडीज की जगह लाइसोसोम लिख दो, लाइसोसोम्स आर सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। बिकॉज इन लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट एंड इन एनी इन्फेक्शन और इंजीरियस कंडीशन these digestive enzyme release out from the lysosome and digest whole cell। तो खुद की सेल को ही डाइजेस्ट कर जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग्स। ओके, सो यहाँ तक हमारा जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया 6 मार्क का। इसमें कुछ भी एफर्ट्स नहीं करने थे, डायरेक्टली आपको लिखना था। हाँ, लास्ट वन क्वेश्चन इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल। अब मेंशन कर दिया स्पेशली प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में हमको पता है एक परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो प्लांट की सेल को शेप देती है, और वो हमने प्लांट सेल और प्लांट सेल मेम्ब्रेन का सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंस भी किया है। तो वो सेल वॉल प्लांट सेल की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल इज सेल वॉल। ठीक है, तो दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स। तो ये हमारे 6 क्वेश्चन हो गए 1 मार्क के। ओके, नाउ 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है डायग्राम दिया हुआ है, उसमें आपको बताना है कि पहले ये बताना है कि डायग्राम ए बी सी क्या है। अभी हमने डेंसिटी डिस्कस की, तो ए इज सॉलिड क्योंकि पर यूनिट एरिया में मॉलिक्यूल ज्यादा है, बी लिक्विड एंड थर्ड इज गैसेस। पहले ये लिखना है ए सॉलिड, बी डायग्राम बना के, क्योंकि 2 मार्क्स का इसको आपको थोड़ा डिटेल करना पड़ेगा। ए लिक्विड सॉलिड, बी लिक्विड एंड सी गैस, पहले ही बता दिया। फिर गिव फीचर, है ना। फिर इन तीनों में से आपको इन तीनों का एक फीचर, एनी वन फीचर ऑफ दीज 3, कोई भी सॉलिड लिक्विड और गैस का आपको फीचर डिस्कस कर सकते हो। जो डेंसिटी दी हुई है वो भी डिस्कस कर सकते हो, लेकिन उस पर ऑलरेडी पहले क्वेश्चन आ गया, इसलिए आप कोई और फीचर डिस्कस करो, जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। ओके, कोई भी गिव डिस्कस एनी वन फीचर ऑफ दीज 3। तो आप कोई भी फीचर डिस्कस कर सकते थे। हमने एक पूरा टेबल बनाया है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लॉ, काइनेटिक एनर्जी, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल, है ना, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। ओके, नेक्स्ट 7 क्वेश्चन हो गया, 2 मार्क्स का था ये। इसमें 1 मार्क तो वो पार्टिकल के डायग्राम आइडेंटिफाई करने का, और 1 मार्क उस प्रॉपर्टी का जो आपको तीनों की लिखनी थी। ठीक है, इसमें आप डायरेक्टली बिल्कुल एकदम सॉलिड में ये ज्यादा वो ग्रेटर देन लेस देन का साइन बना के नहीं लिखोगे, आपको 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करनी है कोई भी प्रॉपर्टी, एनी वन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट 8 एक्सप्लेन था हाउ माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत बार पूछते हैं, हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज in mitochondria cellular respiration take place. You know this process in which glucose convert into energy in the form of ATP। यहाँ पर ATP mention करना बहुत important है, because we get energy in the form of ATP। ATP is energy currency of the cell which gives energy to the cell and it is produced in mitochondria. That's why it is known as powerhouse of the cell। The organelle which give power or energy to the cell, है ना, इज माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो यहाँ पर आपको डिटेल लिखनी थी। माइटोकॉन्ड्रिया स्पेशली जो सेल ऑर्गेनेल का डिस्क्रिप्शन आता है, तो मैंने आपको बताया वो आपको कैसे लिखना है, स्ट्रक्चर और फंक्शन। लेकिन इसमें ऐसा लिखा है कि एक्सप्लेन माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल, तो आपको सिर्फ उसके फंक्शन ही लिखने हैं, यानी हाउ इट इज पावर हाउस ये एक्सप्लेन करना है। इसमें स्ट्रक्चर में हमको डिटेल में नहीं जाना है 2 मार्क्स में। तो एटीपी लिखना पड़ेगा, कौन सी प्रोसेस होती है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है, एंड इट गिव्स एनर्जी टू द सेल। नाइन्थ है, एक डायग्राम दिया हुआ है,
उसमें आपको ये बताना है कौन सा टाइप का सेल डिवीजन हो रहा है। देखो सेल डिवीजन 2 टाइप्स के होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस, है ना, हमने किया है ये। और आपको तो कुछ भी नहीं, उसमें इजी सा बताना था कि विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन टेक प्लेस इन दिस प्रोसेस। तो डिवीजन इज मियोसिस, क्योंकि आप देखो डायग्राम में जो पेरेंट सेल है उसमें डबल स्ट्रैंडेड यानी डबल क्रोमोसोम है, और जो उसकी डॉटर सेल बनती है उसमें सिंगल सिंगल है। यानी हमें बताया था ये 2n से n कब हो जाते हैं, मियोसिस में, और 2n और 2n जो होते हैं वो माइटोसिस में। ठीक है, तो ये मियोसिस है ना, क्योंकि इसमें इट गेट द क्रोमोसोम्स गेट हाफ इन द डॉटर सेल। इन विच टाइप ऑफ सेल्स सेल डिवीजन टेक प्लेस, दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन, तो आंसर होगा गैमीट्स और रिप्रोडक्टिव सेल, क्योंकि हमने बताया था दोनों टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। माइटोसिस में जो सेल डिवीजन होता है वो सेल ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए होता है, उसमें ऑर्गेनिज्म और एनिमल को ग्रो करना है ना। और रिप्रोडक्शन के लिए जो डिवीजन होता है उसमें वो होता है मियोसिस, जिसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। ठीक है, तो आंसर इज मियोसिस बिकॉज क्रोमोसोम्स गेट halved in daughter cell. This process means meiosis of dividing chromosomes, है ना, in daughter cell is take place in reproductive cell और gametes, यानी मेल में स्पर्म में, और जब स्पर्म बनेंगे तब, और फीमेल में जब ओवा बनेगा यानी ओवम बनेगा तब ये डिवीजन होता है। ठीक है, तो आंसर आ गया, इट इज फाउंड इन रिप्रोडक्टिव सेल और गैमीट्स, द प्रोसेस इज मियोसिस। ओके, आपको उसमें सिर्फ 2 मार्क्स का था, 2 डिटेल लिखनी थी। एक तो प्रोसेस का नेम मियोसिस बिकॉज क्रोमोसोम्स गेट हाफ्ड इन डॉटर सेल, और सेकंड लिखना था इन रिप्रोडक्टिव सेल दिस डिवीजन टेक प्लेस। ओके, और गैमीट्स भी लिख सकते हो। नाउ 10 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो 9, 10, 11, है ना। ये क्वेश्चन जो है वो सॉरी 7, 8, 9 हमने 2 मार्क्स के क्वेश्चन कर लिए। अब हम आते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन 3 प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट, है ना। तो यहाँ पर आपको लिक्विड स्टेट की कौन सी प्रॉपर्टी लिखनी है। एक तो कोई ऐसी प्रॉपर्टी सोचो जो लिक्विड स्टेट की ही स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो, जैसे फ्लूइडिटी लिख सकते हो आप, लिक्विड हैज नेचर ऑफ फ्लोइंग, एंड फिर आप उसको दोनों गैस और सॉलिड से कंपेयर करके लिख सकते हो। The liquid has liquids do not have definite shape but definite volume, and force of attraction between particle is less than solids but more than liquids. The density of particle is more than gaseous, है ना, and it has tendency to flow. Okay, the liquids get shape the container in which they are poured. Okay, इस टाइप की आप एनी 3 प्रॉपर्टीज, लेकिन इंपॉर्टेंट है ना, वो लिख सकते हो। ओके, तो ये 3 प्रॉपर्टी 3 मार्क्स, 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 11 नंबर के क्वेश्चन में आपको लेबल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल बनाना था। डायग्राम आप बहुत नीट एंड क्लीन बना सकते हो, लेकिन स्पेसिफिकली आपको एक तो प्लांट सेल बोल दिया, तो प्लांट सेल में आपको स्पेसिफिकली क्या मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपने वो मेंशन नहीं किया तो डायग्राम में भी मार्क्स कट जाएंगे। देखो 3 मार्क्स का तो डायग्राम ही है, तो सबसे पहली कंडीशन आपको डायग्राम हमेशा पेंसिल से ड्रॉ करने हैं। लेबल मैंने आपको हमेशा बोला है जहाँ तक हो सके स्केल का यूज करो और एक ही साइड पे बनाना है, लेबल जो है वो एक ही साइड पे लिखना है। नेक्स्ट है आपको क्या स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा प्लांट सेल अगर बोल दिया है तो। सबसे पहली बात प्लांट सेल वॉल, उसके ऊपर आपको सेल वॉल बतानी पड़ेगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्लोरोप्लास्ट, है ना, वो आपको अलग से मेंशन करके लेबल करना पड़ेगा। और थर्ड वैक्यूल्स, ये 3 चीजें जो होती है वो एनिमल सेल से प्लांट सेल को डिफरेंशिएट करती है। तो ये 3 चीजें उस डायग्राम में फोकस होनी चाहिए, बाकी आप सारे ऑर्गेनल्स के नेम लिख सकते हो। डायग्राम एक पूरे पेज पे भी बना सकते हो आप, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, पेंसिल से होना चाहिए। ऐसा नहीं डायग्राम पेंसिल से बनाया, लेबलिंग पेन से मार्क्स बहुत कटते हैं, है ना। वहाँ तो ये फ्री के मार्क्स होते हैं डायग्राम के, आपने जितना अच्छा डायग्राम बनाया, परफेक्ट लेबलिंग की, फुल मार्क्स, कुछ एफर्ट्स नहीं करना इसमें। ओके, तो यहाँ हो गया लेबल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल। नाउ एक मैच मतलब फिल इन द डिफरेंस दिया हुआ है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है उसमें। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये,
आपको डिफरेंस नहीं लिखना है, जो पॉइंट्स मिसिंग है वो लिखने है ना। तो एक पॉइंट है प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियर रीजन, है ना। तो आप ये देखो जो दूसरी साइड है उससे आपको अपोजिट लिखना है। यूकैरियोटिक में क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है, कवर्ड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो आप प्रोकैरियोटिक में क्या लिख दोगे, नॉट वेल डिफाइंड, है ना, नॉट क्लियर एंड मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है क्रोमोसोम। इन यूकैरियोटिक सेल्स chromosomes are doubled and in prokaryotic cell chromatin network is not there and single chromosome is present, क्योंकि वहां पर तो बिखरे हुए रहता है सारा न्यूक्लियर मटेरियल, इसलिए वहां पर डबल क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं, वो लेस डेवलप्ड एनिमल्स होते हैं, सॉरी ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, एक तो ये पॉइंट था। थर्ड है प्रोकैरियोटिक में दिया हुआ है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, और तो यूकैरियोटिक में क्या आएगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी बॉडीज। एग्जांपल भी दे सकते हो आप, और सेंटेंस कैसे कंप्लीट करना है उसका अपोजिट लिखना है। ठीक है, तो डिफरेंस इसका मैंने शुरू से बताया आपको, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, है। तो बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो हमने आपको अटैचमेंट भेजा था पीडीएफ का असाइनमेंट, वो ये क्वेश्चन बहुत सारे उसमें से मैच करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। स्टेट्स ऑफ मैटर का फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, अगर पानी से वेपर्स बन रही हो तो उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। जरूरी नहीं है बुक जैसा लिखो, है ना। बुक में 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, मैं आपको बता देती हूँ पेज नंबर 9 पर फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, मैं एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ, बहुत इजी है ये। अगर जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, क्लोथ्स जो होते हैं वो एयर में, मतलब हमने बाहर रखे हैं, वो ड्राई हो रहे हैं, है ना, गीले, सो वेट क्लोथ्स जो हमने बाहर रखे हैं और वो ड्राई हो रहे हैं। अब आप ये देखो कि कौन सी ऐसी कंडीशंस होंगी जिसमें वो जल्दी ड्राई होंगे। पहला टेम्परेचर, है ना, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, मीन्स ये टॉपिक है ना, बहुत इजी है, मतलब इवेपोरेशन मतलब सेम एग्जांपल। अगर इसमें यही क्वेश्चन जो है वो कैसे पूछते हैं जनरली, व्हाई डिड वेट क्लोथ्स ड्राई फास्टर इन समर इन कंपैरिजन टू मॉनसून और विंटर, तो उसका रीजन ये होता है टेम्परेचर। ठीक है, इफ आउटसाइड टेम्परेचर इज हाई इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जब टेम्परेचर आप जैसे रेज करोगे तो जो वाटर होगा वो वेपर कंडीशन में जल्दी बदलेगा, है ना, क्योंकि हमने देखा है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बदल जाती है और वो लिक्विड से गैस बन जाता है। तो एक तो हो गया टेम्परेचर। दूसरा, अगर बाहर विंडी कंडीशन है, अगर हवा चल रही है, लेकिन हवा कैसी होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए, मॉइस्चर वाली नहीं। तो विंडी कंडीशन, इन केस ऑफ विंड देयर इज हॉट विंड और वी कैन से विंड विदाउट मॉइस्चर, तो उस केस में भी रेट ऑफ इवेपोरेशन यानी जो वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा, है ना, इन विंडी। फिर होता है मॉइस्चर, अगर एयर में मॉइस्चर कंटेंट जो है वो ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा। तो मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट इन एयर will also affect the rate of evaporation. If moisture is there in air, the evaporation will decrease. बाहर अगर moisture ज़्यादा होगा, है ना, नमी है, नमी कहते हैं मॉइस्चर को, तो अगर एयर है तो भी मतलब मानसून वाला जो सीजन है उसमें, उसकी बात कर रहे हैं, जहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है एयर में, तो वहाँ पर भी जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो कम हो जाता है। तो तीन तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ है, विंड, मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। और क्या हो सकता है, देखो बुक में तो 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं आपके। फर्स्ट दिया हुआ है टेम्परेचर, हाँ, सरफेस एरिया, यस, सरफेस एरिया एक इम्पॉर्टेंट है कि देखो, सोच के देखो आप, ये अगर आप क्लोथ्स को ऐसी बंच बना के रख दो, है ना, गीले क्लोथ्स उनको ऐसे कर दोगे तो सूख जाते हैं, है ना, सिंपल एग्जांपल है। तो सरफेस एरिया, if surface area is higher then rate of evaporation will be higher। आप क्या करते हो, कपड़ों को हमेशा फैला के सुखाते हो, पूरा उसकी क्रीज हटाते हैं, है ना, फिर उसको 2-3 बार ऐसे थोड़ा शेक भी करते हैं, तो उसके बाद हम उसको डालते हैं पूरा फैला के, है ना, बंच बना के या बिल्कुल ऐसा बंद करके नहीं रखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं उस केस में, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं। तो इफ वी इंक्रीज द सरफेस एरिया
इवेपोरेशन विल इंक्रीज। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। 4 मार्क्स में आपको इन चारों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। जरूरी नहीं है आप बुक की लैंग्वेज लिखो, पॉइंट्स मेंशन होने चाहिए, पॉइंट्स कवर होने चाहिए, सरफेस एरिया, मॉइस्चर एंड विंडी एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट टेस्ट एंड आई थिंक आप लोगों ने अच्छा ही किया होगा। जब आपको चेक होकर मार्क्स मिलेंगे तो और भी अगर आपने मिस्टेक किए लिखने में तो आप वो सॉल्व कर पाओगे। ओके, थैंक यू।